किसी दूर देश में एक बादशाह रहता था जिसका नाम सुल्तान अजीजुद्दीन था। उसके दो शहजादे थे, बड़ा शहजादा अरमान और छोटा शहजादा जफर। बादशाह की उम्र ढलान पर थी और उसके सिर के बाल चांदी की तरह सफेद हो चुके थे। एक रोज उसने अपने दोनों बेटों को दरबार में बुलवाया। दरबार में तमाम वजीर, मंत्री और रईस हाजिर थे। बादशाह ने अपने तख्त पर बैठकर फरमान सुनाया। ऐ मेरे फर्जंदो, मेरी जिंदगी के दिन अब गिनती के रह गए हैं। मैंने सोचा है कि अपनी जिंदगी में ही तुम दोनों को अपनी मीरास तकसीम कर दूं। बड़े शहजादे अरमान की आंखों में चमक आ गई। वह जानता था कि बड़ा बेटा होने के नाते उसे सबसे कीमती चीज मिलेगी। छोटा शहजादा जफर खामोशी से खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बादशाह ने आगे कहा, अरमान, तुम मेरे बड़े बेटे हो। तुम्हें मैं अपना भव्य महल अता करता हूं। यह 3 मंजिला इमारत जिसकी दीवारों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, जिसके हॉल में संगमरमर के खंभे हैं, जिसके बाग में नायाब फूलों की क्यारियां हैं, जहां हजारों नौकर चाकर हैं। यह महल और इसकी तमाम दौलत अब तुम्हारी है। अरमान ने झुककर अपने वालिद को सलाम किया और खुशी से उसका दिल फूला नहीं समा रहा था। फिर बादशाह ने छोटे बेटे की तरफ मुखातिब होकर कहा, और जफर, मेरे छोटे फर्जंद, तुम्हें मैं शहर के बाहर वाली वह जमीन देता हूं जो बंजर और सूखी पड़ी है। वहां न कोई इमारत है, न कोई बाग बगीचा, सिर्फ सूखी मिट्टी और पत्थर हैं। यह जमीन अब तुम्हारी मिल्कियत है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तमाम लोग हैरान थे कि बादशाह ने अपने दोनों बेटों के साथ इतना फर्क क्यों किया। बड़े शहजादे को सब कुछ मिला और छोटे को महज एक बेकार जमीन का टुकड़ा। मगर जफर ने बिना किसी शिकायत के अपने वालिद के फैसले को कबूल किया। उसने झुककर अदब से कहा, जो कुछ आपने अता फरमाया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं वालिद मोहतरम। उसी शाम जफर ने अपना थोड़ा सा सामान बांधा और उस बंजर जमीन की तरफ रवाना हो गया। शहर की चकाचौंध और महल की रौनक को पीछे छोड़कर वह उस वीरान इलाके में पहुंचा जो अब उसकी मिल्कियत था। वह जमीन शहर से 3 कोस दूर थी। चारों तरफ सिर्फ मिट्टी, रेत और पत्थर नजर आते थे। कोई पेड़ नहीं, कोई हरियाली नहीं, कोई पानी का चश्मा नहीं। सूरज की तपिश से जमीन तप रही थी और हवा में गर्द उड़ रही थी। जफर ने अपना छोटा सा खेमा वहीं लगाया। रात को जब चांद निकला तो उसने अपनी जमीन का जायजा लेना शुरू किया। वह अकेला इस वीरान में चलता रहा, जमीन को देखता रहा। अचानक एक जगह उसका पैर फिसला। वहां जमीन जरा धंसी हुई थी। उसने मशाल की रोशनी में गौर से देखा तो पाया कि यह कोई साधारण धंसान नहीं, बस शायद कोई पुरानी खुदाई का निशान था। उसने सोचा, शायद यहां कभी कुआं खोदा गया होगा जो बाद में भर गया। उसके दिल में एक ख्याल आया, क्या पता इस जमीन के नीचे पानी का कोई सोता हो। अगर पानी मिल गया तो यह बंजर जमीन भी शादाब बाग बन सकती है। अगली सुबह जफर ने फैसला किया कि वह यहां खुदाई करवाएगा। उसके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, मगर उसने अपने कुछ जेवर बेचकर 2 मजदूरों को काम पर रखा। मजदूरों ने कुदाल और फावड़े लेकर उसी जगह खोदना शुरू किया जहां जमीन धंसी हुई थी। पहले दिन सिर्फ मिट्टी और पत्थर निकले। दूसरे दिन भी वही हाल रहा। तीसरे दिन जब वे 3 गज गहरा खोद चुके थे तब भी कुछ खास नहीं मिला। मगर जफर ने हार नहीं मानी। उसने मजदूरों से कहा, और गहरा खोदो। चौथे दिन जब खुदाई 5 गज गहरी हो गई तब एक मजदूर की कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उसने आवाज दी, हुजूर, यहां कुछ है। जफर दौड़कर गड्ढे के पास गया। मजदूरों ने मिट्टी हटाई तो नीचे से एक पत्थर की सिल्ली नजर आई। वह सिल्ली इतनी बड़ी थी कि 4 आदमी मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे। यह क्या है? जफर ने हैरानी से पूछा। मजदूरों ने और मिट्टी हटाई। पत्थर की वह सिल्ली दरअसल एक बड़े चौकोर दरवाजे की तरह थी। उसके किनारों पर पुरानी तहरीर में कुछ लिखा हुआ था, मगर इतने बरसों की मिट्टी और नमी से वह तहरीर धुंधली हो गई थी। जफर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। यह किसी तहखाने या भूमिगत जगह का दरवाजा था। जफर ने मजदूरों को हुक्म दिया कि वे उस पत्थर के दरवाजे के इर्द गिर्द की तमाम मिट्टी साफ कर दें। मजदूर दिन भर मेहनत करते रहे। शाम होते होते वह पूरा दरवाजा साफ हो गया। पत्थर पर उकेरी गई तहरीर अब कुछ ज्यादा साफ नजर आने लगी थी। जफर ने अपना हाथ उन अक्षरों पर फेरा। यह कोई बहुत पुरानी जबान में लिखा था जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, मगर कुछ अल्फाज उसे पहचान में आए। खजाना, रहस्य, संरक्षित। उसका दिल उछल पड़ा। क्या यह किसी खजाने का दरवाजा था? मगर फिर उसने अपने आप को समझाया, नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले पूरी तरह जांच पड़ताल करनी होगी।
रात हो चुकी थी। जफर ने मजदूरों को उनकी मजदूरी दी और उन्हें अगले दिन फिर आने को कहा। फिर उसने उस खुदाई वाली जगह को टाट से ढक दिया ताकि कोई राहगीर देख न ले। अपने खेमे में लौटकर जफर रात भर सो नहीं सका। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आते रहे। यह दरवाजा किसने बनाया होगा, कब बनाया होगा, और सबसे अहम सवाल, इसके नीचे क्या छुपा है। सुबह का इंतजार करते हुए उसने सोचा कि शायद उसे किसी आलिम शख्स से मशविरा लेना चाहिए जो पुरानी तहरीरें पढ़ सकता हो। मगर फिर एक खतरा था। अगर यह बात शहर में फैल गई तो लोग यहां आकर उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते थे। तड़के ही वह उठा और फिर से उस जगह पर गया। सुबह की पहली किरणों में वह पत्थर का दरवाजा एक अजीब तरह से चमक रहा था। उसने गौर से देखा तो पाया कि पत्थर की सतह पर बारीक नक्काशी की गई थी, ऐसे निशान जो पहले उसे नजर नहीं आए थे। वह नक्काशी किसी नक्शे की तरह थी। उसमें सूरज, चांद और सितारों के निशान बने थे और बीच में एक ऐसा निशान था जो शायद किसी ताले या चाबी की जगह को दर्शाता था। जफर ने सोचा, अगर यह दरवाजा है तो इसे खोलने का कोई तरीका भी होगा। उसने पूरे पत्थर को टटोला, किनारों को दबाया, बीच के हिस्से को धक्का दिया, मगर कुछ नहीं हुआ। फिर उसने उन सितारों के निशानों को गौर से देखा। 7 सितारे थे जो एक खास तरतीब में लगे थे। उसने पहले सितारे को दबाने की कोशिश की। पत्थर में थोड़ा सा धंसाव हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दूसरे सितारे को दबाया, वह भी थोड़ा अंदर धंस गया। फिर तीसरा। जैसे ही उसने 7वें सितारे को दबाया, पत्थर के अंदर से एक भारी आवाज आई, गड़ गड़ गड़। जफर घबराकर पीछे हट गया। पत्थर का दरवाजा हिलने लगा था। धीरे धीरे, बहुत धीरे, वह स्वयं एक तरफ सरकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों बाद कोई पुराना दरवाजा खुल रहा हो। पत्थर पूरी तरह सरक गया तो नीचे एक अंधेरी सुरंग नजर आई। सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थीं। उस सुरंग के मुंह से बासी और ठंडी हवा निकल रही थी। जफर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मशाल जलाई और सुरंग के अंदर झांक कर देखा। सीढ़ियां बहुत गहराई तक जाती हुई नजर आ रही थीं, मगर वह अकेला था और उसे डर लग रहा था। उसने सोचा कि अभी नीचे उतरना खतरनाक हो सकता है। पहले उसे कुछ इंतजाम करना होगा, रस्सी और मशालें और शायद एक साथी भी। उसने फिर से वह पत्थर का दरवाजा बंद करने की कोशिश की। उसने वापस उन सितारों को दबाया, मगर इस बार उल्टी तरतीब में, और वाकई दरवाजा फिर से अपनी जगह पर आकर बंद हो गया। उसने राहत की सांस ली। कम से कम अब वह चाहे तो इसे खोल और बंद कर सकता था। अब सवाल यह था कि आगे क्या करे। उसने सोचा कि शायद उसे अपने एक पुराने दोस्त मंसूर से मदद मांगनी चाहिए। मंसूर एक ईमानदार और बहादुर नौजवान था जो शहर में एक छोटी सी दुकान चलाता था। जफर को यकीन था कि मंसूर उसका राज नहीं खोलेगा। वह शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसका दिल धड़कता रहा। वह सोच रहा था कि उस सुरंग के नीचे क्या हो सकता है। कोई पुराना महल, कोई तहखाना, या सचमुच कोई खजाना। शहर में पहुंचकर वह सीधा मंसूर की दुकान पर गया। मंसूर अपनी दुकान में बैठा हिसाब किताब कर रहा था। जफर को देखकर वह हैरान हुआ। अरे शहजादे, आप यहां? सुना है आपको शहर के बाहर जमीन मिली है। जफर ने इधर उधर देखा। दुकान में और कोई नहीं था। उसने धीरे से कहा, मंसूर, मुझे तुमसे कुछ अहम बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? मंसूर ने अपने दोस्त की आंखों में उत्सुकता और घबराहट देखी। उसने दुकान बंद की और जफर के साथ चल पड़ा। रास्ते भर जफर खामोश रहा। जब वे शहर से बाहर निकल आए और आसपास कोई नहीं था, तब उसने मंसूर को सारा किस्सा सुनाया। कैसे उसे वह धंसी हुई जमीन मिली, कैसे उसने खुदाई करवाई, और कैसे वह पत्थर का दरवाजा मिला। मंसूर हैरान रह गया। और तुमने अभी तक अंदर नहीं देखा? नहीं, मैं अकेला नहीं जाना चाहता था और मुझे किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मंसूर के दिल को छू गया। तुमने सही किया दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब वे उस जगह पर पहुंचे तो दोपहर का वक्त था। सूरज आसमान में चमक रहा था। जफर ने टाट हटाया और मंसूर को वह पत्थर का दरवाजा दिखाया। मंसूर ने हैरानी से उस नक्काशी को देखा। यह तो बेहद पुराना काम लगता है, शायद सैकड़ों बरस पुराना। जफर ने फिर से उन सितारों को दबाया और दरवाजा खुल गया। मंसूर की आंखें फैल गईं। सुभान अल्लाह, यह तो कोई जादू की तरह है। दोनों ने मशालें जलाईं। जफर ने एक लंबी रस्सी भी साथ रखी थी। उसने एक सिरा ऊपर किसी पत्थर से बांधा और दूसरा सिरा अपनी कमर से।
अगर कोई मुसीबत आए तो हम इस रस्सी से वापस चढ़ाएंगे, उसने समझाया। मंसूर ने भी एक रस्सी अपनी कमर से बांधी। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जफर ने पूछा, तैयार हो? तैयार हूं, मंसूर ने जवाब दिया। और वे दोनों उन अंधेरी सीढ़ियों पर उतरने लगे। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी। हर कदम के साथ वे जमीन के नीचे और गहरे उतरते जा रहे थे। दीवारें नम थीं और उन पर हरी काई जमी थी। 10 सीढ़ियां, 20 सीढ़ियां, 30। अब ऊपर का उजाला भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ उनकी मशालों की रोशनी थी जो कांपती हुई साए बना रही थी। 50 सीढ़ियों के बाद वे एक चौड़े हाल में पहुंचे। मशाल की रोशनी में उन्होंने देखा कि यह एक बड़ा भूमिगत कमरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें उकेरी गई थीं। एक तरफ कुछ टूटे फूटे मर्तबान रखे थे। यह जगह बहुत पुरानी लगती है, मंसूर ने फुसफुसाते हुए कहा। न जाने क्यों उसे जोर से बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जफर ने दीवारों पर बनी तस्वीरों को गौर से देखा। उनमें कुछ लोग दिख रहे थे जो शाही लिबास में थे। एक तस्वीर में एक बादशाह दिख रहा था जो किसी बड़े संदूक के सामने खड़ा था। उस हाल से आगे 3 रास्ते जा रहे थे। बीच वाला रास्ता सबसे चौड़ा था। दाईं तरफ वाला संकरा था और बाईं तरफ वाला तो इतना संकरा था कि शायद एक आदमी मुश्किल से गुजर सके। जफर ने सोचा, किस रास्ते पर जाएं? मंसूर ने कहा, मेरे ख्याल से बीच के रास्ते पर चलना चाहिए। जो रास्ता सबसे बड़ा हो वही मुख्य रास्ता होता है। मगर जफर को कुछ शक हुआ। उसने कहा, नहीं दोस्त, कई बार मुख्य रास्ता दिए जाल होता है। हमें सोच समझकर चलना चाहिए। उसने बाईं तरफ के संकरे रास्ते की तरफ मशाल की। वहां दीवार पर कुछ लिखा था, वही पुरानी तहरीर जो ऊपर पत्थर पर थी। उसने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। जो आए ओनी सच्चा हो वही छुपा रास्ता पाएगा। छुपा रास्ता? मंसूर ने हैरानी से कहा, मतलब सबसे संकरा रास्ता ही सही है? शायद, जफर ने जवाब दिया। चलो इसी रास्ते पर चलते हैं। वे उस संकरे रास्ते में घुसे। दीवारें इतनी करीब थीं कि उनके कंधे दीवार से रगड़ खा रहे थे। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, कभी दाएं मुड़ता, कभी बाएं। थोड़ी देर बाद वह रास्ता और भी संकरा हो गया। अब तो मुश्किल से एक आदमी गुजर सकता था। जफर आगे आगे चल रहा था और मंसूर पीछे। अचानक जफर का पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा तो वहां एक पत्थर का बटन था जो जमीन में धंसा हुआ था। उसने मशाल नीचे की ओर देखा। वह बटन दब गया था। मंसूर रुको, जफर ने चिल्लाकर कहा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। दीवारों में से अचानक तीर निकलने लगे। तीखी आवाजें गूंजने लगीं। सनसन सनसन। जफर ने झट से मंसूर को अपनी तरफ खींचा और दोनों दीवार से चिपक गए। तीर सनसनाते हुए उनके बगल से गुजरे और दूसरी दीवार में जाकर धंस गए। कुछ देर बाद तीरों की बारिश रुक गई। दोनों की सांसें फूल रही थीं। मंसूर ने कांपती आवाज में कहा, खुदा की रहमत, हम बाल बाल बच गए। जफर ने नीचे गौर से देखा। अब उसे समझ आया कि जमीन में जगह जगह ऐसे बटन लगे थे। हमें बहुत एहतियात से चलना होगा। यह जगह जाल से भरी है। उसने मशाल से रास्ता देखा। आगे और भी ऐसे बटन दिख रहे थे। वह धीरे धीरे हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ने लगा। मंसूर ठीक उसके पीछे पीछे उसी की पगडंडी पर पैर रखता हुआ चल रहा था। करीब 100 कदम और चलने के बाद वह संकरा रास्ता खुलकर एक और हाल में पहुंचा। यह हाल पहले वाले से ज्यादा बड़ा था। बीच में एक बड़ा सा कुआं था जिसके चारों तरफ पत्थर की मुंडेर बनी थी। जफर ने कुएं में झांक कर देखा। गहरा अंधेरा था, तल नजर नहीं आ रहा था। उसने एक पत्थर उठाकर कुएं में फेंका। बहुत देर बाद पानी में गिरने की आवाज आई। छपाक। यहां पानी है, मंसूर ने कहा, मगर बहुत गहराई पर। उस हाल की दीवारों पर भी नक्काशी थी, मगर यहाँ की तस्वीरें अलग थीं। एक बड़ी तस्वीर में एक बादशाह दिख रहा था जो अपने हाथ में एक अजीब सी चीज पकड़े हुए था। वह चीज गोल थी और उससे रोशनी निकल रही थी। जफर ने वह तस्वीर ध्यान से देखी। नीचे कुछ लिखा था। उसने पढ़ने की कोशिश की। आफताब का, पत्थर, रोशनी का, सर चश्मा। आफताब का पत्थर? मंसूर बुदबुदाया। यह क्या होता है? जफर को याद आया कि उसने बचपन में अपने उस्ताद से ऐसी कहानियां सुनी थीं। उस्ताद ने बताया था कि पुराने जमाने में एक ऐसा पत्थर हुआ करता था जो अंधेरे में भी रोशनी देता था। उसे सूरज की किरणें सोख लेता था और फिर रात को चमकता था। शायद यह कोई ऐसा ही पत्थर हो, उसने कहा।
मगर अब कहाँ मिलेगा यह? उस हाल के आगे सिर्फ एक ही रास्ता था। वह रास्ता नीचे की तरफ उतरता जा रहा था। फर्श पर सीढ़ियां बनी थीं, मगर वे इतनी चिकनी हो गई थीं कि फिसलने का डर था। दोनों ने बहुत आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू किया। मशाल की रोशनी में साए नाच रहे थे। हवा और ठंडी हो गई थी। जफर को महसूस हुआ कि वे अब जमीन के बहुत गहरे नीचे आ गए हैं। 50 सीढ़ियां उतरने के बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जो उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं की थी। यह एक विशाल भूमिगत शहर था। हाँ, एक पूरा शहर जमीन के नीचे। मशाल की रोशनी दूर तक नहीं जा रही थी, मगर उन्हें अंदाजा हो गया था कि यह जगह कितनी बड़ी है। चारों तरफ पत्थर के मकान बने थे, गलियां थीं, चौक थे और बीच में एक बड़ा सा मैदान था। यह क्या है? मंसूर की आवाज में घबराहट और हैरानी दोनों थी। जफर खामोश खड़ा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे मुमकिन है। जमीन के इतने नीचे एक पूरा शहर किसने बनाया होगा, कब और क्यों? वे धीरे धीरे उस भूमिगत शहर में दाखिल हुए। सबसे पहला मकान जिसमें वे गए वह एक दुकान की तरह था। अंदर अलमारियां थीं जिनमें मर्तबान रखे थे, मगर सब खाली थे या फिर अंदर की चीजें सदियों में खराब हो गई थीं। एक कोने में एक टेबल पड़ी थी जिस पर कुछ तांबे के बर्तन थे। जफर ने एक बर्तन उठाया। वह बहुत भारी था, उस पर भी नक्काशी थी। अगले मकान में वे गए तो वहां कुछ पुराने कपड़े मिले जो अब धूल में तब्दील हो रहे थे। एक संदूक पड़ा था जो बंद था। जफर ने उसे खोलने की कोशिश की, मगर ताला बहुत मजबूत था। मंसूर ने एक पत्थर उठाया और ताले पर मारा। 2-3 बार के बाद ताला टूट गया। संदूक खुला तो अंदर से कुछ पुरानी किताबें निकली। उनके पन्ने इतने पुराने हो गए थे कि छूने से ही टूट जाते थे। जफर ने बहुत एहतियात से एक किताब उठाई। उसके पहले पन्ने पर एक तस्वीर थी, वही बादशाह जो दीवार पर भी बना था। नीचे कुछ लिखा था, सुल्तान नूरुद्दीन महान, इस शहर का निर्माता। जफर की आंखें चमक उठी। मंसूर, ये देखो, इस शहर को किसी सुल्तान नूरुद्दीन ने बनवाया था। उसने आगे के पन्ने पलटने की कोशिश की, मगर वे इतने नाजुक थे कि हाथ लगाते ही चूर चूर हो गए। बस कुछ अल्फाज पढ़े जा सकते थे, खतरा, दुश्मन, बचाव, खजाना, हिफाजत। लगता है यह शहर किसी खतरे से बचने के लिए बनाया गया था, जफर ने अंदाजा लगाया। शायद कोई जंग हो रही थी और बादशाह ने अपनी रैयत को यहां छुपाया था। वे आगे बढ़े। मकानों के बाद उन्हें एक बड़ा हाल मिला जो शायद दरबार हुआ करता था। बीच में एक पत्थर का तख्त रखा था जिस पर कभी कोई बादशाह बैठा होगा। तख्त के पीछे दीवार पर एक विशाल तस्वीर थी। उस तस्वीर में पूरे दरबार का मंजर था। बादशाह तख्त पर बैठा था, उसके चारों तरफ वजीर और सिपह सालार खड़े थे, और सबसे आगे जमीन पर बहुत सारे संदूक और मर्तबान रखे थे जिनसे सोने के सिक्के और जवाहरात झलक रहे थे। मंसूर ने घबराई हुई आवाज में कहा, जफर, क्या ये वही है जो मैं समझ रहा हूं? जफर ने सिर हिलाया। हाँ दोस्त, ये बादशाह के खजाने की तस्वीर है, और अगर तस्वीर यहां है तो। उसने बाकी बात नहीं कही। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के दिलों में एक ही ख्याल था, क्या वाकई वह खजाना अभी भी यहां कहीं मौजूद है? जफर ने उस दरबार वाले हाल का जायजा लिया। तख्त के नीचे देखा, कुछ नहीं। दीवारों को टटोला, अच नहीं। फिर उसकी नजर तख्त के पीछे की दीवार पर गई। वहां एक छोटा सा दरवाजा था जो लगभग छुपा हुआ था। उसने उस दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और अंदर से एक तंग सी सीढ़ी नीचे जा रही थी। यह सीढ़ी और भी संकरी और अंधेरी थी। चलो, जाफर ने कहा। मंसूर ने हिचकिचाते हुए कहा, जाफर, हम बहुत गहरे आ गए हैं। शायद हमें वापस जाना चाहिए। अभी हमारे पास मशालें भी कम हैं। जफर ने अपनी मशाल देखी। वाकई आधी से ज्यादा जल चुकी थी, मगर अब वापस जाने का मन नहीं था। वे इतने करीब आ गए थे। बस थोड़ा और, उसने जिद की। अगर यह सीढ़ी भी खाली निकली तो हम वापस चले जाएंगे। मंसूर ने नानुकुर की, मगर आखिर मान गया। दोनों उस संकरी सीढ़ी पर उतरने लगे। यह सीढ़ी गोल घूमती हुई नीचे जा रही थी, जैसे किसी मीनार की सीढ़ी होती है। 30-40 सीढ़ियां उतरने के बाद वे एक छोटे से कमरे में पहुंचे, और वहां जो कुछ था उसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच एक विशाल लोहे का संदूक रखा था। वह संदूक इतना बड़ा था कि 10 आदमी मिलकर भी उसे नहीं उठा सकते थे। उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था और हीरे जवाहरात जड़े थे। संदूक पर एक बड़ा सा ताला लगा था जो भी सोने का बना था। मगर असली हैरानी की बात यह थी
उस संदूक के पास दीवार के सहारे एक ढांचा बैठा हुआ था। हाँ, इंसानी ढांचा, हड्डियों का ढांचा जिस पर अब सिर्फ कुछ चीथड़े लटक रहे थे। मंसूर की चीख निकल गई, या अल्लाह, यह क्या है? जफर भी घबरा गया था, मगर उसने हिम्मत रखी। उसने मशाल आगे करके देखा। वह ढांचा वहां न जाने कितने सालों से बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी तलवार थी और गले में एक ताबीज। जफर को समझते देर नहीं लगी। यह शायद कोई पहरेदार था जिसे इस खजाने की हिफाजत के लिए यहां छोड़ दिया गया था, और वह यहीं मर गया। यह ख्याल ही रूह कांपा देने वाला था। एक आदमी को इस अंधेरी तहखाने में अकेला छोड़ दिया गया, सिर्फ एक खजाने की हिफाजत के लिए, और वह यहां तन्हा अंधेरे में अपनी मौत का इंतजार करता रहा होगा। जफर ने उस ढांचे के पास जाकर झुककर सलाम किया, अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे वफादार बंदे। फिर उसने उस संदूक की तरफ रुख किया। वह ताला बहुत मजबूत था। उसने खींच कर देखा, कुछ नहीं हुआ। मंसूर ने भी कोशिश की, नतीजा सिफर। इसे तोड़ना होगा, जफर ने कहा। मगर कैसे? हमारे पास तो कोई औजार भी नहीं है। जफर ने इधर उधर देखा, फिर उसकी नजर उस मुर्दा पहरेदार की तलवार पर गई। उसने बहुत एहतियात से वह तलवार उठाई। तलवार भारी थी और उस पर जंग लग गया था, मगर अभी भी मजबूत लगती थी। उसने तलवार से ताले पर वार किया। टन टन आवाज गूंजी। ताला नहीं टूटा। उसने फिर वार किया, फिर और फिर। 10वें वार पर ताला टूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। जफर ने संदूक का ढक्कन खोलने की कोशिश की। ढक्कन बहुत भारी था। मंसूर भी आया और दोनों ने मिलकर धक्का दिया। धीरे धीरे ढक्कन खुला, और जब वे दोनों ने अंदर देखा तो उनकी सांसें रुक गईं। संदूक भरा हुआ था, मगर सोने चांदी से नहीं। उसमें पुरानी किताबें थीं, नक्शे थे, कुछ अजीब से औजार थे, और सबसे ऊपर एक कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज थी। जफर ने वह कपड़ा हटाया। अंदर से एक गोल पत्थर निकला जो अजीब तरह से चमक रहा था। वह पत्थर पीले रंग का था और उससे हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे अंदर कोई शमा जल रही हो। आफताब का पत्थर, जफर ने हैरानी से कहा। यह वही है जो दीवार की तस्वीर में था। मंसूर ने उस पत्थर को छूकर देखा। वह हल्का गर्म था। यह कैसे चमक रहा है? इसमें तो कोई बात ही नहीं, कोई तेल नहीं। जफर ने याद किया कि उसके उस्ताद ने क्या कहा था। यह पत्थर सूरज की रोशनी सोख लेता है, मगर यह तो सदियों से इस अंधेरे में बंद है, फिर भी चमक रहा है। उसने संदूक में और देखा। किताबों के नीचे कुछ छोटे छोटे थैले थे। एक थैला खोला तो उसमें से कुछ अजीब से बीज निकले। दूसरे थैले में कुछ सूखी जड़ी बूटियां थीं। तीसरे में कुछ पत्थर के टुकड़े थे जो भी अलग अलग रंगों में चमक रहे थे। सबसे नीचे एक बड़ी सी किताब थी जिसके गिलाफ पर सोने के अक्षरों में लिखा था, ज्ञान का खजाना, सुल्तान नूरुद्दीन की विरासत। जफर ने बहुत एहतियात से वह किताब खोली। पहले पन्ने पर सुल्तान की तस्वीर थी और एक पैगाम लिखा था, जो भी यह खजाना पाएगा वह समझे कि असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि इल्म है। मैंने अपनी जिंदगी भर का ज्ञान इस किताब में जमा किया है। खेती के तरीके, पानी के सोते ढूंढने की विद्या, बीमारियों का इलाज, इमारत बनाने के उसूल, सितारों को पढ़ने का हुनर, यह सब यहाँ है। जो इस इल्म को इस्तेमाल करेगा वह किसी भी बंजर जमीन को जन्नत बना सकता है। जफर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ आया कि उसके वालिद ने उसे वह बंजर जमीन क्यों दी थी। शायद उन्हें पता था कि इस जमीन के नीचे यह खजाना छुपा है, मगर नहीं, यह कैसे हो सकता था? बादशाह को तो खुद नहीं पता था। यह तो महज इत्तेफाक था, या शायद यह तकदीर थी। जफर ने उस किताब के अगले पन्ने पलटे। हर पन्ने पर तस्वीरें और तहरीरें थीं। एक पन्ने पर जमीन के नीचे पानी के सोते कैसे ढूंढे जाते हैं यह बताया गया था। दूसरे पन्ने पर अलग अलग तरह की फसलें उगाने के तरीके लिखे थे। तीसरे पन्ने पर दवाइयों के नुस्खे थे। मंसूर भी उसके कंधे के ऊपर से देख रहा था। यह तो एक पूरा इल्म का खजाना है। जफर ने आगे के पन्ने देखे। एक पन्ने पर एक नक्शा बना था। उसने गौर से देखा, यह उसी भूमिगत शहर का नक्शा था। नक्शे में सभी इमारतें दिखाई गई थीं और हर इमारत के पास लिखा था कि वहां क्या रखा है। देखो मंसूर, जफर ने उत्साह से कहा, यहां पूरे शहर का नक्शा है। यहां लिखा है कि उत्तर की तरफ वाली इमारत में औजार रखे हैं, पूरब की तरफ वाली में बीज और पौधे, दक्षिण में। उसकी आवाज अचानक रुक गई।
नक्शे के एक कोने में एक और जगह दिखाई गई थी जिसके बारे में लिखा था, गुप्त कक्ष, सबसे कीमती चीज। गुप्त कक्ष? मंसूर ने पूछा। मगर वह कहाँ है? जफर ने नक्शा ध्यान से देखा। वह गुप्त कक्ष दरबार वाले हाल के ठीक नीचे दिखाया गया था, मगर वहां पहुंचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने देखा कि नक्शे में एक पतली सी लाइन थी जो दरबार के तख्त के ठीक नीचे से शुरू होती थी। शायद तख्त के नीचे ही कोई रास्ता है। उसने किताब बंद की और संदूक में रख दी। फिर उसने वह चमकता हुआ आफताब का पत्थर उठाया। यह पत्थर हमारे काम आएगा। मशाल तो लगभग खत्म हो गई है। वाकई उनकी मशालें अब बुझने वाली थीं, मगर आफताब का पत्थर इतनी रोशनी दे रहा था कि पूरा कमरा जगमगा उठा था। दोनों ने वापस उन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया और दरबार वाले हाल में पहुंचे। जफर ने आफताब के पत्थर को ऊपर उठाया और तख्त को देखने लगा। तख्त पत्थर का बना था और बहुत भारी लगता था। इसे कैसे हटाएंगे? मंसूर ने पूछा। जफर ने तख्त के चारों तरफ देखा। पीछे की तरफ एक छोटा सा उभार था जो बाकी पत्थर से जरा अलग लग रहा था। उसने उसे दबाया। क्लिक! एक आवाज आई और तख्त का एक हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठ गया। दोनों ने मिलकर उस हिस्से को और ऊपर उठाया। यह एक ढक्कन था। नीचे एक और सीढ़ी थी जो सीधे नीचे जाती थी। सुल्तान नूरुद्दीन बहुत होशियार थे, जफर ने कहा। उन्होंने अपने सबसे कीमती खजाने को सबसे छुपी जगह में रखा। वे फिर से नीचे उतरने लगे। यह सीढ़ियां बहुत सीधी और खड़ी थीं। दोनों को बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। आफताब का पत्थर अपनी पीली रोशनी से रास्ता दिखा रहा था। करीब 50 सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद वे एक दरवाजे के सामने पहुंचे। यह दरवाजा लकड़ी का बना था, मगर ऐसी लकड़ी जो सदियों के बाद भी मजबूत थी। दरवाजे पर सोने की प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था, जो यहां दाखिल हो वह खालिस दिल से आए। यहां सिर्फ वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में है। जफर ने दरवाजे का हत्था घुमाया। दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारें चमकीले पत्थरों से बनी थीं और बीच में एक मेज थी जिस पर 3 चीजें रखी थीं। पहली चीज एक सोने का ताज था जिस पर बड़े बड़े हीरे जड़े थे। दूसरी चीज एक तलवार थी जिसकी मूठ पर जवाहरात लगे थे। तीसरी चीज एक सादा सा मिट्टी का घड़ा था जिसमें कुछ भरा हुआ था। मेज के सामने दीवार पर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, 3 में से एक चुनो। सोने का ताज तुम्हें बादशाह बना देगा मगर अहंकार भी देगा। जवाहरात की तलवार तुम्हें ताकतवर बना देगा मगर हिंसा भी सिखाएगा। मिट्टी का घड़ा तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा मगर हर मुश्किल का हल देगा। मंसूर ने घड़े की तरफ देखा। मिट्टी का घड़ा? इसमें क्या होगा? जफर चुपचाप सोच रहा था। उसकी नजर पहले ताज पर गई। कितना खूबसूरत था। फिर तलवार पर। कितनी शानदार। मगर उसे सुल्तान नूरुद्दीन के पैगाम याद आए। असली दौलत इल्म है, सोना चांदी नहीं। मैं घड़ा चुनता हूं, जफर ने फैसला सुनाया। मंसूर हैरान रह गया। मगर जफर, उस ताज को देखो। उसे बेचकर तुम महलों से भी बड़ा महल बनवा सकते हो। नहीं दोस्त, जफर ने जवाब दिया। सुल्तान ने यह इम्तिहान रखा है। अगर सिर्फ दौलत ही काम की होती तो वह इतनी मेहनत से यह सब क्यों छुपाते? उन्होंने सबसे कीमती चीज उस घड़े में रखी होगी। उसने आगे बढ़कर वह मिट्टी का घड़ा उठाया। घड़ा हल्का था। उसने ढक्कन खोला और अंदर देखा। घड़े में एक छोटी सी शीशी थी जिसमें कुछ सुनहरा तरल पदार्थ भरा था। शीशी के गले में एक पर्ची बंधी थी। जफर ने वह पर्ची खोलकर पढ़ी। यह अमृत की बूंद है। इसे किसी भी पानी के सोते में मिला दो। वह पानी ऐसी ताकत पा जाएगा कि किसी भी जमीन को उपजाऊ बना दे। एक बूंद काफी है पूरी नदी को बदलने में। मगर याद रखो, यह सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता है। सोच समझकर इस्तेमाल करना। जफर का दिल उछल पड़ा। यह तो उसकी बंजर जमीन के लिए एकदम सही चीज थी। मगर फिर उसने सोचा उसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होगा। उसने घड़े में और देखा। नीचे कुछ और पर्चियां थीं। एक पर्ची पर लिखा था, चांदी के पौधे के बीज। इन्हें रेत में भी बो, चांदी जैसी पत्तियां निकलेंगी जिनसे दवा बनती है। दूसरी पर्ची पर सुनहरी मिट्टी का नुस्खा। आम मिट्टी को इतनी उपजाऊ बना देगा कि साल में 3 फसलें हो सकेंगी। तीसरी पर्ची पर बारिश बुलाने का तरीका। खास जड़ी बूटियां जलाओ और बादल खींचे चले आएंगे। हर पर्ची किसी न किसी अनोखे इल्म के बारे में थी। जफर समझ गया कि सुल्तान ने अपने सबसे गुप्त और कीमती ज्ञान इसी घड़े में संभाल कर रखे थे। तुमने सही चुना,
मंसूर ने खुशी से कहा। यह चीजें तो अनमोल हैं। जफर ने घड़े को संभाल कर रखा। फिर उसकी नजर फिर से उस ताज और तलवार पर गई। मगर इनका क्या करें? तबीयत उस कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। आवाज कह रही थी, तुमने अक्लमंदी से चुना। अब इस शहर के सारे खजाने तुम्हारे हैं। जो कुछ यहां है वह सब तुम ले जा सकते हो, मगर याद रखो, इल्म का इस्तेमाल नेकी के लिए करना, बदी के लिए नहीं। आवाज खत्म हो गई। दोनों दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे। यह आवाज कहां से आई? मंसूर ने घबराकर पूछा। शायद सुल्तान ने कोई ऐसा इंतजाम किया था, जफर ने कहा। कोई जादू या फिर कोई छुपा हुआ यंत्र। उन्होंने वह कमरा छोड़ा और वापस ऊपर आने लगे। जब वे दरबार वाले हाल में पहुंचे तो जफर ने कहा, मंसूर, हमें यहां से धीरे धीरे सब कुछ ऊपर ले जाना होगा, मगर पहले हमें एक योजना बनानी होगी। वे उस भूमिगत शहर में घूमने लगे। आफताब के पत्थर की रोशनी में हर चीज साफ दिख रही थी। उत्तर वाली इमारत में उन्हें वाकई औजार मिले, हल, कुदाल और भी बहुत कुछ, मगर ये सब पुराने हो गए थे। कुछ इस्तेमाल लायक थे, कुछ नहीं। पूरब वाली इमारत में बीजों और पौधों के नमूने रखे थे। जफर ने एक एक डिब्बा खोलकर देखा। कुछ बीज तो सूख चुके थे, मगर कुछ अभी भी अच्छी हालत में लग रहे थे। उसने सोचा, अगर ये बीज अभी भी उग सकें तो कितना अच्छा होगा। दक्षिण वाली इमारत में किताबों का एक पूरा खजाना था। दीवारों पर अलमारियां थीं और हर अलमारी में किताबें भरी थीं। जफर ने कुछ किताबें निकाल कर देखी। खगोल शास्त्र, ज्यामिति, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, हर विषय पर किताबें थीं। यह तो एक पूरी लाइब्रेरी है। मंसूर चकित था। अगर आज के जमाने के आलिम इन किताबों को देखें तो उनकी अक्ल चकरा जाए। जफर ने कुछ अहम किताबें अलग रखीं। फिर उसने कहा, हमें एक काम करना होगा। सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे और अपने खेमे में कुछ सामान लाएंगे। फिर धीरे धीरे यहां से जरूरी चीजें ऊपर ले जाएंगे, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों ने वापस ऊपर जाने का रास्ता पकड़ा। जब वे उस पहले हाल में पहुंचे जहां से वे नीचे उतरे थे, तो जफर ने एक बात नोट की। यहां से 3 रास्ते थे। वे बाईं तरफ के संकरे रास्ते से आए थे। चलो देखते हैं कि बाकी 2 रास्तों पर क्या है, उसने कहा। पहले उन्होंने दाईं तरफ का रास्ता लिया। यह रास्ता भी शुरू में संकरा था, मगर जल्दी ही चौड़ा हो गया। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बड़ा सा कमरा मिला, जिसमें हथियार रखे थे। तलवारें, भाले, ढालें, तीर कमान, सब पर जंग लग गया था। यह शस्त्रागार रहा होगा, जफर ने कहा। वे वापस आए और बीच वाले रास्ते पर चले। यह रास्ता सबसे चौड़ा था और सीधा आगे जा रहा था। करीब 200 कदम चलने के बाद वे एक दीवार के सामने पहुंचे। रास्ता यहीं खत्म हो रहा था, मगर दीवार पर एक बड़ा सा दरवाजा था जो बंद था। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, मगर वह हिल नहीं रहा था। जफर ने जोर से धक्का दिया, कुछ नहीं हुआ। शायद यह बाहर की तरफ खुलता है, मंसूर ने सुझाव दिया। दोनों ने मिलकर दरवाजा खींचने की कोशिश की। क्रीक, दरवाजा थोड़ा खुला, फिर और खींचा। धीरे धीरे दरवाजा पूरा खुल गया। बाहर रोशनी थी, हाँ, धूप की रोशनी। वे एक सुरंग के दूसरे सिरे पर थे। यह सुरंग जमीन से बाहर निकल रही थी। बाहर एक पहाड़ी का दामन था जो झाड़ियों से ढका हुआ था। तो ये एक और रास्ता है, जफर खुश हो गया। इसका मतलब हम सामान ऊपर के रास्ते से भी ले जा सकते हैं और इस रास्ते से भी। उन्होंने बाहर निकलकर देखा। यह जगह उस जगह से करीब 1 कोस दूर थी जहां जफर का खेमा था। यहां इतनी झाड़ियां थीं कि कोई आसानी से देख नहीं सकता था कि यहां कोई दरवाजा है। यह तो और भी अच्छा है, जफर ने कहा। हम रात को इस रास्ते से सामान ला ले जा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सूरज ढलने लगा था। उन्हें एहसास हुआ कि वे कई घंटों से उस भूमिगत शहर में थे। भूख भी लग रही थी। चलो पहले खेमे में चलते हैं, जफर ने कहा। कुछ खा पी लेते हैं, फिर योजना बनाते हैं। वे दरवाजा बंद करके वापस अंदर गए। इस बार उन्होंने पूरा रास्ता याद किया ताकि दोबारा आसानी से आ सकें। फिर वे उसी रास्ते से ऊपर आए जिससे पहली बार गए थे। जब वे ऊपर पहुंचे तो शाम का वक्त हो चुका था। आसमान में लाली छा रही थी। जफर ने पत्थर का दरवाजा बंद किया और ऊपर से टाट डाल दिया। अपने खेमे में पहुंचकर दोनों ने थोड़ा खाना खाया। फिर जफर ने मिट्टी का घड़ा निकाला और उन पर्चियों को फिर से पढ़ने लगा। मंसूर, मेरे पास एक योजना है, उसने कहा। पहले मैं अपनी इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाऊंगा। उसके लिए मुझे पानी का सोता चाहिए। सुल्तान की किताब में लिखा है कि कैसे जमीन के नीचे पानी ढूंढा जाता है। मैं वह तरीका आजमाऊंगा।
अगले दिन सुबह सुबह जफर ने काम शुरू किया। उसने सुल्तान की किताब के मुताबिक कुछ खास जगहों पर निशान लगाए। किताब में बताया गया था कि जिन जगहों पर सुबह की ओस ज्यादा जमती है, उनके नीचे पानी होने की संभावना ज्यादा होती है। उसने 3 जगहों पर निशान लगाए। फिर उसने मजदूरों को बुलाया और खुदाई शुरू करवाई। पहली जगह पर 10 फीट खोदने के बाद भी पानी नहीं मिला। दूसरी जगह पर भी वही हाल। मगर तीसरी जगह पर जब मजदूर 15 फीट गहरा खोद चुके थे, तब नीचे से ठंडी हवा आने लगी। जफर की सांस रुक गई। उसने मजदूरों से कहा, और गहरा खोदो। थोड़ी देर बाद एक मजदूर ने आवाज लगाई, पानी, यहां पानी है। जफर दौड़ कर गया। वाकई नीचे से पानी रिस रहा था। धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लगा। यह कोई बहुत तेज सोता नहीं था, मगर लगातार पानी आ रहा था। शुक्र है अल्लाह का, जफर ने खुशी से कहा। अब उसके पास अमृत की वह शीशी थी, मगर उसने सोचा, अभी नहीं, पहले इस सोते को पूरी तरह खुल जाने दो, फिर मैं अमृत की बूंद डालूंगा। अगले कुछ दिनों में उस सोते में काफी पानी इकट्ठा हो गया। जफर ने उसके चारों तरफ पक्की दीवार बनवाई ताकि एक छोटा सा तालाब बन जाए। फिर उसने तालाब से खेतों तक नालियां खुदवाई। एक रात जब चांद नहीं था और चारों तरफ अंधेरा था, जफर ने वह शीशी निकाली। उसने बहुत एहतियात से एक बूंद उस तालाब के पानी में टपकाई। जैसे ही वह बूंद पानी में गिरी, पानी में एक अजीब सी चमक फैल गई। पूरा तालाब कुछ पल के लिए सुनहरा हो गया, फिर वापस साफ हो गया, मगर अब पानी पहले से ज्यादा साफ और ठंडा लग रहा था। जफर ने हाथ में पानी लेकर चखा। वह इतना मीठा और तरोताजा था कि वह हैरान रह गया। यह कोई साधारण पानी नहीं रह गया था। अगले दिन उसने उस पानी से अपने खेत की सिंचाई की। फिर उसने वे खास बीज बोए जो उसे भूमिगत शहर से मिले थे। कुछ बीज तो इतने पुराने थे कि शायद उगे भी नहीं, मगर उसने फिर भी कोशिश की। मंसूर रोज आता और जफर की मदद करता। दोनों मिलकर धीरे धीरे उस भूमिगत शहर से जरूरी चीजें ऊपर ला रहे थे। किताबें, औजार, बीज और भी बहुत कुछ। वे सब कुछ जफर के खेमे में छुपा कर रखते रहते। एक हफ्ते बाद चमत्कार हुआ। जिन जगहों पर जफर ने बीज बोए थे, वहां हरी हरी कोंपलें फूट निकली। वे बीज उग गए थे, और सिर्फ उगे ही नहीं थे, बल्कि इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि हर रोज फर्क नजर आता था। जफर ने सुल्तान की किताब में पढ़ा था कि अमृत का पानी पौधों को तेजी से बढ़ाता है और उन्हें बीमारियों से बचाता है। अब वह अपनी आंखों से देख रहा था। 2 हफ्ते में वे कोंपलें पौधे बन गईं। 1 महीने में फूल आ गए और 1.5 महीने में कुछ पौधों में फल लगने लगे। यह बात आसपास के लोगों को भी नजर आने लगी। कुछ राहगीर रुक कर देखने लगे कि जो जमीन पहले बंजर थी, वह अब कैसे हरी भरी हो रही है। एक दिन जफर के भाई शहजादा अरमान भी वहां आया। उसने अपने घोड़े से उतरकर चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। यह कैसे हुआ? उसने जफर से पूछा। उसकी आवाज में शक भी था और जलन भी। जफर मुस्कुराया। मेहनत से भाई, सिर्फ मेहनत से। मेहनत से? अरमान को यकीन नहीं आया। इतनी जल्दी? कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है, जफर ने शांति से कहा। मैंने पुरानी किताबों में पढ़े तरीकों का इस्तेमाल किया। सही जगह पानी ढूंढा, सही बीज बोए। अल्लाह की मेहरबानी से सब कुछ ठीक हो गया। अरमान कुछ और पूछने वाला था, मगर फिर रुक गया। उसने चारों तरफ एक बार फिर देखा, फिर अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। मगर उसके चेहरे पर जो भाव थे, वे जफर को अच्छे नहीं लगे। उस रात मंसूर ने कहा, जफर, तुम्हारे भाई को शक हो गया है। वह जरूर कुछ करेगा। मुझे पता है, जफर ने जवाब दिया। इसीलिए हमें जल्दी करनी होगी। हमें भूमिगत शहर की सबसे कीमती चीजें जल्द से जल्द ऊपर ले आनी होंगी, और फिर हम उस दरवाजे को हमेशा के लिए छुपा देंगे। अगले कुछ दिनों में दोनों दोस्तों ने दिन रात मेहनत की। वे सुल्तान की सबसे अहम किताबें, सबसे कीमती बीज और कुछ खास औजार ऊपर ले आए। जफर ने एक खास कमरा बनवाया जहां वह इन चीजों को सुरक्षित रख सके। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है उस पत्थर के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करने का। उसने और मंसूर ने मिलकर बहुत सारी मिट्टी और पत्थर उस जगह पर डाले। फिर ऊपर से पौधे लगा दिए ताकि वह जगह बाकी जमीन से अलग न लगे। दूसरा रास्ता, वह पहाड़ी वाला दरवाजा, उसे उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया, मगर और झाड़ियां लगाकर उसे और छुपा दिया। अब जफर की जमीन धीरे धीरे एक हरे भरे बाग में तब्दील हो रही थी। जो पौधे उसने लगाए थे, वे अब बड़े पेड़ बन रहे थे। कुछ पेड़ों पर ऐसे फल आए जो आम फलों से बिल्कुल अलग थे। उनका स्वाद अनोखा था और उनकी खुशबू दूर दूर तक फैलती थी। एक पेड़ पर चांदी जैसी पत्तियां उगी।
ठीक वैसी जैसी उस पर्ची पर लिखा था। जफर ने सुल्तान की किताब में पढ़ा कि इन पत्तियों को सुखाकर पीस लिया जाए तो एक ऐसी दवा बनती है जो बुखार और दर्द में राहत देती है। उसने कुछ पत्तियां तोड़ी और सुल्तान की किताब में दिए गए तरीके से उनसे दवा बनाई। फिर उसने अपने पास के गांव में जाकर कुछ बीमार लोगों को दवा दी। 2-3 दिन में वे लोग ठीक हो गए। यह बात फैलने लगी। लोग कहने लगे कि छोटे शहजादे के पास कोई जादुई दवा है। धीरे धीरे और लोग आने लगे। जफर किसी से पैसे नहीं लेता था, वह बस दवा बांट देता था। मंसूर ने एक दिन कहा, तुम इतनी कीमती दवा मुफ्त क्यों बांट रहे हो? तुम इसे बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हो। जफर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुल्तान नूरुद्दीन ने अपना ज्ञान छुपाया नहीं था दोस्त। उन्होंने उसे संभाल कर रखा था ताकि कोई सही इंसान उसे पाए और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। अगर मैं इसे सिर्फ दौलत कमाने के लिए इस्तेमाल करूं तो सुल्तान के एतबार को धोखा दूंगा। इस बीच जफर की जमीन की शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहने लगे कि जो जमीन कभी बंजर थी वह अब जन्नत बन गई है। वहां के पानी में कोई खास बरकत है, वहां के फलों में शिफा है। यह बात जब बादशाह सुल्तान अजीजुद्दीन तक पहुंची तो वह बहुत हैरान हुए। उन्होंने अपने वजीर को भेजा कि जाकर देखे कि यह सब कैसे हो रहा है। वजीर जफर की जमीन पर आया। उसने चारों तरफ देखा, हरे भरे पेड़, फूलों से भरे बाग, साफ पानी का तालाब और बीच में एक छोटी सी कुटिया जहां जफर रहता था। जफर ने वजीर का आदर सत्कार किया। वजीर ने पूछा, शहजादे, यह चमत्कार कैसे हुआ? जफर ने सोच समझकर जवाब दिया। उसने भूमिगत शहर के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना कहा, मुझे कुछ पुरानी किताबें मिली जिनमें खेती और बागवानी के पुराने तरीके लिखे थे। मैंने उन तरीकों को आजमाया। अल्लाह ने मेहनत को रंग दिया। वजीर को शक हुआ मगर उसे कोई सबूत नहीं मिला कि कुछ छुपाया जा रहा है। वह वापस बादशाह के पास गया और सारी बात बताई। बादशाह बहुत खुश हुए। मेरा छोटा बेटा समझदार निकला। उसने बंजर जमीन को सोना बना दिया, जबकि बड़े को महल मिला मगर उसने उसमें कुछ नया नहीं किया। यह बात जब अरमान को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उसके छोटे भाई को लोग ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। उसने अपने कुछ खास लोगों को भेजा कि जाकर पता लगाओ कि जफर के पास क्या राज है। वे लोग रात को छुपकर जफर की जमीन पर आए। उन्होंने इधर उधर देखा, तालाब के पास गए, पेड़ों को देखा, मगर कुछ खास नहीं मिला। तालाब का पानी साफ था, पेड़ हरे भरे थे, मगर कोई गुप्त खजाना या जादुई चीज नजर नहीं आई। एक आदमी ने कहा, शायद जमीन के नीचे कुछ है, चलो खोद कर देखते हैं। उन्होंने कुछ जगहों पर खोदना शुरू किया, मगर उस वक्त तक जफर ने पत्थर के दरवाजे को इतनी अच्छी तरह छुपा दिया था कि वहां सिर्फ साधारण मिट्टी और पत्थर नजर आते थे। कुछ घंटों की मेहनत के बाद वे खाली हाथ लौट गए। अगली सुबह जब जफर ने देखा कि कई जगहों पर मिट्टी खोदी गई है तो वह समझ गया कि कोई उसका राज ढूंढने आया था। उसने मंसूर से कहा, अच्छा हुआ कि हमने दरवाजे को अच्छी तरह छुपा दिया, मगर अब और एहतियात बरतनी होगी। इस बीच जफर की जमीन और फलती फूलती रही। अब उसने एक छोटा सा बाजार भी लगवा लिया जहां लोग आकर उसके फलों और दवाओं को ले सकते थे। उसने कुछ गरीब लोगों को काम पर रखा जो बाग की देखभाल करते थे। सुल्तान की किताब में एक और अनोखी चीज लिखी थी, सुनहरी मिट्टी बनाने का तरीका। जफर ने वह तरीका आजमाया। उसने कुछ खास तरह की राख, गोबर और पत्तियों को मिलाकर मिट्टी बनाई। यह मिट्टी सचमुच सुनहरे रंग की हो गई। जब उसने इस मिट्टी में बीज बोए तो वे और भी तेजी से उगे। एक साल में 3 फसलें हो गईं, ठीक वैसे ही जैसे सुल्तान ने लिखा था। जफर ने यह सुनहरी मिट्टी आसपास के गरीब किसानों को भी बांटनी शुरू कर दी। उन्हें सिखाया कि कैसे इसे बनाया जाता है। धीरे धीरे पूरे इलाके में खेती बेहतर होने लगी। जो किसान पहले मुश्किल से एक फसल उगा पाते थे वे अब 2-3 फसलें उगाने लगे। लोग जफर को दुआएं देने लगे। वे कहते, छोटे शहजादे ने हमारी जिंदगी बदल दी, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। एक दिन जफर अपने बाग में बैठा सुल्तान नूरुद्दीन की किताब पढ़ रहा था। मंसूर भी उसके पास था। किताब के आखिरी पन्नों पर कुछ खास बातें लिखी थीं जो जफर ने पहले नहीं पढ़ी थीं। उसने जोर से पढ़ा, जो इल्म पाए वह उसे फैलाए, जो दौलत पाए वह पाए, जो ताकत पाए वह कमजोरों की मदद करे, यही असली कामयाबी है। जफर ने किताब बंद की और गहरी सांस ली। मंसूर, मैंने एक फैसला किया है। क्या फैसला? मंसूर ने पूछा। मैं एक मदरसा खोलूंगा, जफर ने कहा, जहां लोग आकर सीख सकें खेती कैसे करें, पानी कैसे बचाएं, दवा कैसे बनाएं, इमारतें कैसे बनाएं,
सुल्तान नूरुद्दीन का इल्म सिर्फ मेरे पास नहीं रहना चाहिए, हर किसी तक पहुंचना चाहिए। मंसूर की आंखें चमक उठी। ये बहुत अच्छा ख्याल है, मगर इसके लिए बड़ी जगह चाहिए होगी। हाँ, जैफर ने कहा, मैं यहीं इस बाग के बीच में एक इमारत बनवाऊंगा। सुल्तान की किताब में इमारत बनाने के भी तरीके लिखे हैं, हम उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। अगले कुछ महीनों में जफर ने उस योजना पर काम करना शुरू किया। उसने राजगीरों और मिस्त्रियों को बुलाया। सुल्तान की किताब में लिखे तरीकों के मुताबिक एक मजबूत और खूबसूरत इमारत का नक्शा बनाया। इमारत में बड़े बड़े हाल थे जहां लोग बैठकर सीख सकते थे। एक हिस्से में किताबों का कमरा था, दूसरे हिस्से में व्यावहारिक चीजें सीखने की जगह थी, जहां लोग खेती के औजार इस्तेमाल करना सीख सकते थे, दवाइयां बनाना सीख सकते थे। जैसे जैसे इमारत बनती गई, आस पास के लोग देखने आने लगे। सब हैरान थे कि छोटा शहजादा इतनी मेहनत से क्या बना रहा है। एक दिन बादशाह सुल्तान अजीजुद्दीन खुद वहां आए। उन्होंने अपने छोटे बेटे की जमीन देखी, हरे भरे पेड़, साफ पानी का तालाब और बीच में बनती हुई एक भव्य इमारत। ये क्या बना रहे हो बेटे? बादशाह ने पूछा। जफर ने झुककर सलाम किया। वालिद, यह एक ऐसी जगह होगी जहां लोग सीख सकेंगे। मुझे कुछ पुरानी किताबें मिली थीं जिनमें बहुत कीमती इल्म था। मैं चाहता हूं कि वह इल्म सबको मिले। बादशाह की आंखों में गर्व की चमक आ गई। तुमने अपनी बंजर जमीन को न सिर्फ उपजाऊ बनाया बल्कि इल्म का एक केंद्र भी बनाया। मैं तुम पर फख्र करता हूं। फिर बादशाह ने अपने बड़े बेटे अरमान की तरफ देखा जो उनके साथ आया था। और तुम बेटे, तुमने अपने महल में क्या नया किया? अरमान का सिर शर्म से झुक गया। उसे एहसास हुआ कि उसे महल तो मिला, मगर उसने उसका कोई सही इस्तेमाल नहीं किया। वह बस उस महल में रहता था और ऐशो आराम करता था। बादशाह ने कहा, देखो, असली दौलत वह नहीं जो तुम्हारे पास है, बल्कि वह है जो तुम दूसरों को दे सको। जफर को बंजर जमीन मिली, मगर उसने उससे पूरे इलाके को फायदा पहुंचाया। अरमान ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा। पहली बार उसके दिल में जलन की जगह इज्जत का भाव आया। उसने आगे बढ़कर जफर को गले लगाया। मुझे माफ कर दो भाई, अरमान ने कहा। मैं तुमसे जलता था, मगर अब समझ आया कि तुमने सही रास्ता चुना। क्या मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूं? जफर मुस्कुराया। जरूर भाई, हमें बहुत काम करना है। यह मदरसा बनना तो शुरुआत है, फिर हम और भी जगहों पर ऐसे केंद्र बना सकते हैं। अगले कुछ महीनों में दोनों भाई मिलकर काम करने लगे। अरमान अपने महल की कुछ दौलत इस मदरसे में लगाने लगा। जफर अपना इल्म सिखाने लगा। मंसूर भी पूरे जोश से काम कर रहा था। जब मदरसा पूरा बना तो उसका उद्घाटन करने के लिए बड़ा समारोह हुआ। दूर दूर से लोग आए। बादशाह ने खुद मदरसे का दरवाजा खोला। मदरसे के मुख्य हाल में सुल्तान नूरुद्दीन की एक बड़ी तस्वीर लगाई गई। उसके नीचे लिखा था, सुल्तान नूरुद्दीन इल्म का केंद्र, जहां ज्ञान सबका है। पहले दिन ही सैकड़ों लोग आए सीखने के लिए। किसान आए खेती के नए तरीके सीखने, कारीगर आए इमारत बनाने के उसूल सीखने, नौजवान आए किताबें पढ़ने। जफर ने सुल्तान नूरुद्दीन की किताबों को बहुत संभाल कर एक खास कमरे में रखा। असली किताबें तो सुरक्षित रहीं, मगर उसने उनकी नकलें करवाई ताकि ज्यादा लोग पढ़ सकें। धीरे धीरे वह इलाका बदलने लगा। जिन लोगों ने मदरसे से सीखा, उन्होंने अपनी जमीनों पर नए तरीके आजमाए। खेती बेहतर हुई, पानी की बचत होने लगी, लोगों की जिंदगी आसान हो गई। एक दिन शाम को जफर अपने बाग में टहल रहा था। मंसूर उसके साथ था। दोनों उस तालाब के पास आकर बैठ गए जहां सब कुछ शुरू हुआ था। याद है मंसूर, जफर ने कहा, जब हमने पहली बार वह पत्थर का दरवाजा खोला था, हम सोच रहे थे कि शायद सोने चांदी का खजाना मिलेगा। मंसूर हंसा। हाँ, मगर हमें जो मिला वह सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती था। बिल्कुल सही, जफर ने कहा। सुल्तान नूरुद्दीन जानते थे कि असली खजाना इल्म है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का ज्ञान उन किताबों में जमा किया और उसे छुपा कर रखा, इस उम्मीद में कि कोई सही इंसान उसे पाएगा और अच्छे काम में लगाएगा। दोनों दोस्त चुपचाप बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान में लाली छा रही थी। दूर से बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही थीं। मदरसे से किताबें पढ़ने वालों की आवाजें आ रही थीं। जफर ने आसमान की तरफ देखा। सुल्तान नूरुद्दीन, जहां भी आप हों, मैंने आपके एतबार को निभाने की कोशिश की। आपका इल्म अब अकेले किसी तहखाने में बंद नहीं है, वो लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। मंसूर ने पूछा, क्या तुम्हें कभी अफसोस होता है कि तुमने वह सोने का ताज या जवाहरात की तलवार नहीं ली? जफर ने सिर हिलाया। नहीं दोस्त, वह चीजें मुझे सिर्फ अमीर बनाती,
मगर मिट्टी के घड़े ने मुझे वह दिया जो किसी दौलत से नहीं मिल सकता। लोगों की दुआएं, उनकी मुस्कुराहट और यह एहसास कि मैंने कुछ मायने रखने वाला किया। उसने अपने चारों तरफ देखा, हरे भरे पेड़, साफ पानी, फलते फूलते बाग और दूर में वह मदरसा जहां हर रोज सैकड़ों लोग इल्म हासिल करते थे। मेरे वालिद ने मुझे बंजर जमीन दी थी, जफर ने कहा। उस वक्त मुझे लगा था कि यह बहुत कम है, मगर अब समझ आता है कि असली इम्तिहान यही था।